अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं दुबई की। दुबई जो कि किसी ज़माने में एक खामोश सहरा हुआ करता था। हर तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था और इस रेगिस्तान को एक समंदर लगता था, जिसकी वजह से लोग यहाँ से मोती ढूंढते और मछलियाँ पकड़कर अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते थे। ये इलाका तो इंतहाई गरीब था, लेकिन यहाँ के लोग बहुत मेहनती थे, जिनकी वजह से दुबई आज दुनिया के नक्शे पर एक अमीर तरीन मुल्क बन के उभरा है। आज दुबई दुनिया का जदीद तरीन और चमकता हुआ और अमीर तरीन शहर बन चुका है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आकर काम करना चाहते हैं और लोग यूरोप को छोड़कर अब दुबई आ रहे हैं। दोस्तों, दुबई की पुरानी तारीख क्या है, इसने इतनी ज़्यादा तरक्की कैसे की, तेल की दरियाफ्त से पहले ये मुल्क कैसा था, यहाँ पर बुर्ज खलीफा कैसे बना, दुबई के शेखों अरबियों का रहन सहन कैसा है, ये सारी मालूमात मिलेगी आज की इस वीडियो में। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो बहुत ही दिलचस्प है। ख्वाबों का शहर जो कि हकीकत से भी बढ़ कर रखता है। दुबई का कुल रकबा तकरीबन 4014 मुरब्बा किलोमीटर है। दुबई ने अभी यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया है। ये मुत्तहिदा अरब अमारात का दूसरा सबसे बड़ा अमारात है। दोस्तों, दुबई की बुनियाद कब रखी गई और दुबई ने इतनी तरक्की कैसे की? दुबई की बुनियाद 1833 में हुई। यहाँ एक ख़ानदान आबाद हुआ था और आज तक हुकूमत कर रहा है। ये जगह माहीगीरी मोती निकालने का मरकज़ था। लोग छोटी मोटी तिजारत किया करते थे और इसी से ही अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते। ये इलाका बहुत गरीब था, मगर यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती थे। 1902 में दुबई के हुक्मरानों ने बाहर के ताजरों को टैक्स फ्री जैसी सहूलियात दी, जिसकी वजह से इस मुल्क ने और भी तरक्की की, जिसकी वजह से यहाँ पर ईरान, हिंदुस्तान और कुछ दूसरे मुल्कों के ताजर आए और दुबई आने लगे और यहाँ की तिजारत बढ़ी और इस मुल्क ने और भी ज़्यादा तरक्की की। सन 1930 में दुबई को बहुत बड़ा धचका लगा, क्योंकि 1930 में मोती की आलमी मंडी गिर गई थी, मगर दुबई की तिजारत फिर भी हल्की फुल्की चलती रही। 1966 में दुबई में तेल दरियाफ्त हुआ, मगर दुबई के हुक्मरान शेख राशिद बिन सईद आल मखदूम ने एक अहम फैसले किए। इन्होंने कुछ अहम फैसले ऐसे किए कि तेल की आमदनी को इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सड़कों, अस्पतालों, हवाई अड्डों और दीगर तामीरात के काम पर खर्च किया गया और इन्होंने एक ऐसे तामीराती प्रोग्राम शुरू करवाए जिससे इनके मुल्क ने मज़ीद तरक्की की। इन्होंने आमदनी पर इन्हिसार ना किया, मुकम्मल पैसा तिजारत को बढ़ाने और तरक्की के कामों पर लगाया। जब 1971 में बरतानिया ने खलीजी रियासतों का एहतसाल किया तो यहाँ के शेखों ने मिलकर UAE की बुनियाद रखी। इस वक्त दुबई की तरक्की ने मज़ीद अपनी राह हमवार कर ली। 1980 से 2000 तक दुबई ने ख़ुद को तेल से हटकर तामीरात, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कारोबार, सियाहत, एयरलाइंस वगैरह का आलमी मरकज़ बना लिया। इसके बाद 2003 में बुर्ज खलीफा की तामीर भी शुरू हुई, जो कि 2010 में मुकम्मल हुआ। यह दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बनी। इस दौरान दुबई मज़ीद से मज़ीद तरक्की कर रहा था। आज दुबई दुनिया के अमीर तरीन शहरों में और जदीद तरीन शहरों में भी शुमार होता है। बड़ी तादाद में लोग इस शहर का आकर विज़िट करते हैं और यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने कारोबार वगैरह करते हैं। यहाँ 200 से ज़्यादा कौमों के लोग आबाद हैं। दुबई के बंदरगाह, एयरपोर्ट्स और कारोबारी निज़ाम जितना भी है, ये एक दुनिया का मसरूफ़ तरीन कारोबारी निज़ाम में आता है। दुबई ने ख़ुद को तेल से आज़ाद मईशत में तब्दील कर दिया, जिसका सिर्फ 1% इन्हिसार अब तेल पर है। दुबई का मौसम ज़्यादातर गर्म और खुश्क रहता है। गर्मी में यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 45 को भी क्रॉस कर जाता है, लेकिन सर्दियों में यहाँ का मौसम इंतहाई खुशगवार हो जाता है और बड़ी तादाद में टूरिस्ट हजरात यहाँ पर आते हैं। गर्मी में गर्मी इसलिए ज़्यादा पड़ती है कि ये एक सहराई इलाका है और यहाँ पर बारिशें भी कम होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जैसे जैसे यहाँ पर मौसम खुशगवार होता है तो बड़ी तादाद में शाह इस मुल्क का रुख करते हैं। दुबई की नाइट लाइफ भी दुनिया भर में मशहूर है, जो कि दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। दुबई कुछ ऐसे भी मंसूबे शुरू कर रहा है जिसकी वजह से ये दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करेगा और ये सियाह भी एक तरक्की में मईशत का एक कंधा होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दुबई की शेखों की। इनके पास कितना पैसा है और ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं।
دبئی کے شیخ بھی دنیا کے امیر ترین شیخوں میں آتے ہیں۔ ان کی زندگی اور ان کے شایانہ لائف سٹائل ایک دنیا میں الگ ہی مقام رکھتے ہیں۔ ان کے پاس لگژری گاڑیاں اور ان کے VIP محلات نہ صرف پورے عرب میں بلکہ پوری دنیا میں ہی مشہور ہیں۔ ان کا لائف سٹائل دنیا سے بہت مختلف ہے۔ عرب عورتیں سونے کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں، جبکہ عرب کے یہ لوگ VIP گاڑیاں اور محلات بہت شوق سے بنواتے ہیں۔ دیگر عرب کے شیخوں کی طرح دبئی کے شیخ بھی انتہائی امیر ترین اور دولت مند خاندان ہے۔ یہ شاہی خاندان نہ صرف اپنے لیے مال جوڑتے ہیں بلکہ پہلے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں۔ تو دبئی میں اگر قانون کی بات کی جائے تو یہاں پر قانون کی انتہائی سخت پاسداری کی جاتی ہے۔ جو شخص قانون توڑتا ہے تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔ قانون سب کے لیے برابر ہے اور ہر بندہ قانون کو قانونی سمجھتا ہے۔ جو کوئی بھی جرم کرتا ہے تو اسے اس قانون کے مطابق ہی سخت سزا دی جاتی ہے۔ یہاں پر تمام شہروں کی جو نگرانی ہے وہ CCTV کیمراز کی مدد سے کی جاتی ہے اور فوری طور پر کارروائی کی جاتی ہے۔ پبلک ڈسپلن انتہائی لازم ہے۔ یہاں پر اونچی آواز میں ہارن بجانا یا پھر ایک سیاحتی مقامات پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنا یا پھر کوڑا کرکٹ سڑکوں پر پھینکنا اس کے اوپر سخت پابندی ہے اور سخت جرمانے بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی پبلک ڈسپلن اور قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہو یا پھر ادر کنٹری کا ہو۔ دوستو اب بات کرتے ہیں برج خلیفہ کی کہ یہ بلڈنگ کتنی اونچی ہے، اس کے اوپر کتنا پیسہ لگا اور یہ بلڈنگ کیوں بنی اور یہ بلڈنگ کس حد تک دبئی کی پہچان کرواتی ہے۔ برج خلیفہ پوری دنیا میں ہی مشہور ہے اور پوری دنیا میں دبئی کی پہچان کرواتا ہے۔ اس کے اوپر بہت زیادہ پیسہ لگا۔ جب اس بلڈنگ کو بنایا گیا تو اس کے اوپر تقریباً 7 سال کا عرصہ لگا اس کو بنانے میں۔ اس کی اونچائی تقریباً 828 میٹر ہے۔ اس کی 63 منزلیں ہیں جن میں لوگوں نے اپنی رہائش رکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور دیگر دفاتر پر مشتمل ہے۔ بلڈنگ کی کنسٹرکشن کے دوران بہت زیادہ پیسہ لگا۔ بیک وقت کہا جاتا ہے کہ 1200 سے زیادہ یا کچھ تعداد مزدوروں کی بتائی جاتی ہے کہ جو کہ ایک وقت میں کام کیا کرتے تھے۔ اس بلڈنگ کی اونچائی کی وجہ سے اور دبئی کے سخت موسم کی وجہ سے گرمی بھی بہت کی ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ورکر کو ایک اعلیٰ قسم کا سوٹ پہنائے جاتے تاکہ گرمی کی شدت سے بچا جا سکے۔ اس کی کنسٹرکشن میں بھی بھاری مٹیریل اور بڑا پیسہ انویسٹ ہوا۔ اب بات کرتے ہیں دبئی کے اعلیٰ قسم کے کھانوں کی۔ دبئی میں آپ کو ہر قسم کا ذائقہ ملے گا۔ آپ جس قسم کا بھی فوڈ پسند کریں گے تو یہاں پر آپ کو مل سکتا ہے۔ یہاں پر پاکستانی اور انڈین لوگوں نے ہوٹلز بھی بنائے ہوئے ہیں، اعلیٰ قسم کے ریسٹورنٹس بھی موجود ہیں اور دبئی کے کھانوں کا ایک اپنا الگ ہی ذائقہ ہے اور اپنا ایک الگ ہی مقام ہے۔ دبئی کے عربی خود بھی ایک اعلیٰ قسم کے کھانے کھاتے ہیں۔ یہاں پر زیادہ تر عربی لوگ اونٹ کے گوشت وغیرہ کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بریانی اور دیگر کھانے یہاں پر ان کی ایک اہم اور مشہور ترین سوغات ہے۔